हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। इसको ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। उपयुक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ज्ञातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। के हनुमंतया को याद रखिएगा 1967 में। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में की गई थी। ज्ञातव्य है कि उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था, मगर वहां इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। 1993 में गठित वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ के जांच करने से था। तो ध्यान रखिएगा, जो वोहरा समिति है इसका संबंध किससे था? 1993 में गठित वोहरा समिति, वोहरा याद रखिएगा, इसका संबंध राजनेताओं और अपराधी है इनके बीच गठजोड़ के जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसके बाद है राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ज्ञातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक यानी सांविधिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकार प्रकृति की होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो शक्ति है एक सलाहकारी प्रवृत्ति की है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने के लिए पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों यानी सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने के लिए जो है पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूल्यतः जो है अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था और इसे संसद के 1992 के अधिनियम यानी 17 मई 1992 से यह प्रभावी हुआ। इसके तहत सांविधिक यानी वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पहले 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी जो है अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में यानी 1979 में आपका मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था मंडल आयोग का क्या कार्य था? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के आर्टिकल 315 के द्वारा इसमें जो है संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की जो है व्यवस्था की गई है। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन पर या उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर जो है संसद विधि के द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316(1) के तहत अगर बात करें तो संघ लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो बताइए, शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। लोकपाल में एक अध्यक्ष और क्या होते हैं 8 सदस्यों का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम जो है प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था और इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतया को जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय जो है प्रतिमान लोकपाल है और एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा है संथानम समिति, तीसरा इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, और द्वितीय दिया है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, पहला आपका सही जवाब होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। पूछा गया है कि निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का जो है सुझाव दिया? बताइए किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर है प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 7 नंबर क्वेश्चन है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? इसका सही जवाब है 1968 में, सी ऑप्शन। देखिए संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां पर 1969 में इसे पारित भी मतलब किया गया, परंतु राज्यसभा में मतलब कि कह सकते हैं कि चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण जो है यह विधेयक जो है अव्यापगत हो गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में कौन से कथन सही है? लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे जो है पूरा स्थापित किया गया था, और दूसरा कथन है श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री के द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था। तीसरा इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया, और इसमें नेक्स्ट है चौथा जो सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा जो है इसे कमजोर कहा गया है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा आपका बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण सामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर अस्थायी समिति के पास जो है भेज दिया गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इसे कमजोर माना गया था। पहला, तीसरा, चौथा जो कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से जो है कानून का रूप ले चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकपाल बिल जो है लोकपाल बिल का मसविदा यानी आलेख तैयार करने के लिए पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। कौन कौन सम्मिलित हैं आपको बताना है। तो लोकपाल बिल का मसविदा यानी आलेख तैयार करने के लिए पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधि जो शामिल हुए, पहला नाम है, बताइए, पहला नाम है अन्ना हजारे, ठीक है। दूसरा इनमें जिनका नाम आता है वो है संतोष हेगड़े, और तीसरा है शांति भूषण, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए नागरिक समाज की ओर से, ध्यान रखिएगा, नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे। अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल थे, शांति भूषण थे, एन संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण थे। इन पांचों का नाम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की जो है स्थापना हुई थी? किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित
विधान जो है 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था जो है वर्ष 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। तो सबसे पहले जो है जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले जो है डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको? उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पे प्रस्तुत किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है कितना वर्ष? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण की जो अवधि है वह आपका 8 वर्ष, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि जो है वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने के तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया, और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक जो है इसके पद पर बने रहने का जो है भी प्रावधान किया गया। यानी जब तक दूसरा मतलब कि उत्तराधिकारी या दूसरा जो है इसके पद के लिए अगर सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये जो है बने रहेंगे 8 वर्ष समाप्त होने के बाद भी। तो इसमें जो है 6 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया गया, साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक जो है इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान कर दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपको मालूम है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को अपने दायरे में ले लिया है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? इसका सही जवाब बताइए। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है। प्रश्न काल के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आपका सही विकल्प होगा सी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है। तो इन राज्यों का नाम याद रखिएगा। वर्तमान में कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में जो है लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए। कथन ए कह रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, कारण आर है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक जो है कह सकते संवैधानिक नहीं, सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी जो है निकाय है, न कि संवैधानिक। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अल्पसंख्यक आयोग है एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन जो है संसद के द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करने हैं। 4 कथन है। पहला कथन है, भारत सरकार ने 5 समुदायों
यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को जो है अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। बताइए इन चार कथनों में से जो है भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए इसमें जो कथन दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है इसके संदर्भ में सही नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से इसको जो है रिवीजन करिएगा, भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्न काल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 समुदाय मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में जो है अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार के द्वारा जैन समुदाय को जो है अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम के तहत सांविधिक दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः जो है अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत जो है 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें यद्यपि की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व तक जहां कथन 1 और 4 जो है सही थे, वही वर्तमान में केवल कथन 4 ही सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए जो ऑप्शन दिए गए थे सही ऑप्शन नहीं था, डाउटफुल था। क्वेश्चन नंबर 18 है वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। वोहरा समिति मतलब किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी, किसके लिए वोहरा समिति का जो है गठन किया गया था? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की 60 गांठ था, राजनेता और अपराधियों की 60 गांठ के अध्ययन के लिए जो है वोहरा समिति का गठन किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए वोहरा समिति का गठन जो है राजनेताओं और अपराधियों के बीच 60 गांठ की जांच के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन के जांच की जो है और रिपोर्ट जो है दी। तो आपको मालूम है सेम क्वेश्चन है, किस समिति का गठन जो है राजनीतिज्ञों और अपराधियों के 60 गांठ के लिए जो है मतलब कि जांच के लिए, इनके अध्ययन के लिए समिति का गठन किया गया था, किनकी अध्यक्षता में? तो सही जवाब है वोहरा समिति के। वोहरा समिति जो है राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन के जांच के वह रिपोर्ट के लिए जो है गठित की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? इसका सही जवाब है, देखिए इसमें पहला, दूसरा यानी तीसरा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उद्देशिका, राज के नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यह तीनों जो है, यह तीनों इन तीनों में जो है यह जो सिद्धांत है प्रावधानों को जो है इसमें प्रतिबिंबित जो है करता है या किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, देख लेते हैं, फिर से रिपीट हो जाएगा आपका। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका
मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को जो है प्रतिबिंबित होते हैं, इनसे मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होता है। और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, यूनिवर्सल, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? सही जवाब है 30, सी ऑप्शन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जो है कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को? तो मानव अधिकार दिवस के रूप में, याद रखिएगा, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 24 नंबर है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? सही जवाब है निजता का अधिकार। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें डी ऑप्शन जो निजता का अधिकार दिया गया है, इसमें जो है यह जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है। बाकी 3 जो है मानव अधिकारों में से हैं, स्वतंत्रता और समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इन तीनों के अलावा जो निजता का अधिकार दिया गया है, यह सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार अगर बात करें तो किसी व्यक्ति की एकांकता, मतलब कि जो एकांत रहने का जो कह सकते हैं एकांकता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाए, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। और इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत, जो आर्टिकल 26 है, इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग एक बार जो है इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है वैसे ऑप्शन सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार यानी नागरिक एवं राजनीतिक मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लेखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार जो है माना जाता है, जो कि दिया गया है। और अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में शामिल है। अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों
द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? इसके बारे में जस्ट कुछ ही सेकंड हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। आप बताइए, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब होगा दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का उन्मूलन मानव अधिकार के दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकार आदि का उल्लेख है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग का उत्तर जो था वो सी ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, किस अनुच्छेद के तहत? सही जवाब है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था, तथापि इसे तथ्य संबंधी अध्यादेश जारी होने के तिथि से जो है प्रभावी किया गया। ध्यान रखिएगा, 28 सितंबर 1993 से। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा 1993 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन से कथन सत्य है? 4 कथन है। पहला है, यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। दूसरा कथन है, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। यह कथन जो है सत्य है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में जो कथन सत्य है वो यही है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। बी ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 2 पॉइंट जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें दिया गया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का जो है गठन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की जो है परिभाषा दी गई है? इसका सही जवाब होगा धारा 2M में। डी ऑप्शन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में 2 के परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2(1)M में लोक सेवक को जो है परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा 21 है इसमें शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बताइए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सही जवाब है राज्य के सशस्त्र बल। बी ऑप्शन। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)A के तहत सशस्त्र बल यानी आर्म फोर्सेस जो है इसके परिभाषा के अंतर्गत नौसेना
थल सेना और वायुसेना संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल जो है शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को जो है प्रवृत्त हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो सही जवाब है राज्य का या राज्यसभा का जो है सभापति। राज्यसभा का सभापति जो होता है नियुक्ति में यानी कि कह सकते हैं समिति में ये सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य निम्नवत हैं। पहला प्रधानमंत्री, इनमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो ऊपर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसी के आधार पर यह क्वेश्चन है। आप बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का सभापति। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का उपसभापति इसमें शामिल होते हैं और राज्यसभा का सभापति इसमें शामिल नहीं होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं। ये जो है इस अधिनियम के धारा 12 के खंड ख से खंड जो है यह में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग ने सदस्य समझे, मतलब आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, निर्वहन के लिए, कृत्यों के निर्वहन के लिए। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है जिसमें एक कथन ए में दिया गया कथन, अध्यक्ष जो है मतलब कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन में है कि अध्यक्ष 5 वर्ष के अवधि तक पद जो है धारित करता है। बी है आयोग के सदस्य 5 वर्ष के अवधि तक पद धारित करते हैं। सी है सदस्य जो है 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। और डी है अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार का अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। इनमें जो सत्य नहीं है और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष के आयु तक जो पहले हो निर्धारित कर दिया गया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष तक। ठीक है, इन दोनों में से कोई जो है एक जो है निर्धारित है। या तो उम्र 70 वर्ष हो गया है तो हट जाएंगे, या वो अपने पद पर 3 वर्ष तक जो है कार्य करेंगे। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था। इस प्रकार कथन ए बी सी सही नहीं है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अगर बात करें तो अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन के पात्र नहीं होगा। तो डी मतलब कि कथन जो होता है सत्य हो जाता है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है, यह संशोधन से पहले की बात की जा रही है, संशोधन से पूर्व की बात।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक आयु सीमा 70 वर्ष तक पद धारण करता था तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए जो है यह पुनर्नियुक्ति का पात्र था। ध्यान रखिएगा, पूरा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? तो 3 वर्ष। ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। और 39 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण के तारीख से होती है। बताइए सही जवाब क्या है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो 3 वर्ष होगा या 70 वर्ष, ठीक है, जो फिलहाल में जो है उसी को हम लोग मतलब ध्यान में रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। 4 कथन दिया गया। पहला कथन है, इसका अध्यक्ष किसके बारे में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में दिया गया है। और पहला कथन है इसके संदर्भ में, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। दूसरा है, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। तीसरा है, इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की है। चौथा, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। अब बताइए इनमें से कौन से सही है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है, 1993 का अधिनियम के संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायाधीश रहे व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया है। देखिए इसमें थोड़ा ब्लर है और थोड़ा सा मतलब की प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए जो तीसरा और चौथा कथन है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अगर बात करें तो तीसरा चौथा कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, तो हमें अभी के लिए इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।